हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज ल्यूसेंट का आज हम कवर अप करने वाले हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन। और हिस्ट्री के अंदर भी गाइज जो पोर्शन है आपका वो है इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ल्यूसेंट से आपका इंडियन इंडिपेंडेंस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा आपका जो प्रशासन है, अब ये प्रशासन में मुगलों का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, ये सब हम इसमें कवर अप करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला है आपका, देखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें किया गया है। तो इतिहासकारों के अनुसार गाइज जो आपका ये विद्रोह है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है ये आपका सबसे पहले स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर। और इसका उल्लेख हमें मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से। और इस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। क्वेश्चन क्या बनेगा? आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर बनेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये विद्रोह है आपका कौन सा? सन्यासी विद्रोह। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में हुई थी। ये की गई थी दादा भाई नेरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? ये जो भारतीय सुधार समिति थी इसका गठन हुआ कहाँ पे था? देखो, नाम में है भारतीय सुधार समिति, लेकिन 1882 के बाद जो हमारे ये हैं 1887 में आपके दादा भाई नेरोजी जो हैं वो थे इंग्लैंड के अंदर। फिर ये इंग्लैंड में ही थे। फिर बाद में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले क्या बन जाते हैं? पहले व्यक्ति हो जाते हैं। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे हम भारत के अंदर देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स होता था। तो इस हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नेरोजी। उस समय पार्टी हुआ करती थी गाइज लिबरल पार्टी। अगर पूछे किस पार्टी से ये गए थे सदन में, तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे दादा भाई नेरोजी। तो उन्हीं के द्वारा भारतीय लोगों की समिति एक बनाई गई 1887 में। आंसर है आपका इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, दादा भाई नेरोजी से ही क्वेश्चन बनता है धन निष्कासन था क्या। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। दादा भाई नेरोजी ने क्या बोला? ये आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड, और दूसरे साइड आपका यहाँ है इंडिया। तो इंडिया से अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे? लगातार सामान को ले जा रहे थे। अब जनरली होता क्या है गाइज, जब हम किसी भी शॉप से सामान लेते हैं तो रिटर्न में उसे क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। लेकिन दादा भाई नेरोजी ने बोला ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमसे सामान तो ले जा रही है, लेकिन उसके बदले में हमें कोई भी धन का सिद्धांत नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी हमें रिटर्न में पैसा नहीं मिल रहा है। इसी को बोला गया धन निष्कासन का सिद्धांत। भारत के धन का विदेशों में जाना, उसके बदले में वापस रिटर्न कुछ ना मिलना, इसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि दिया गया था दादा भाई नेरोजी। और दूसरे व्यक्ति हैं वाचा। तो कभी कभी दादा भाई नेरोजी का नाम नहीं देगा तो तब आपको याद रखना है वाचा ने किया था। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इस टाइम पर गाइज, और उस पुस्तक का नाम था आपका क्या? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको याद रखना है, पुस्तक आपकी पूछता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैंने आपको बता दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नेरोजी गए थे, लिबरल पार्टी से गए थे। 1892 में इन्होंने क्या किया था? चुनाव जीता था। यहीं से आपको याद रखना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। अगर पूछे नरम दल और गरम दल में से ये किसका समर्थन करते थे, तो ये एक नरम दल के क्या थे गाइज? नेता थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? तो लॉर्ड कर्जन की बात करूं तो 1905 के टाइम पर ये क्या था गाइज? आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था।
इसने क्या कर दिया, 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी कि हम बंगाल का क्या करने जा रहे हैं, विभाजन। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया तो किस चीज़ को बेस बनाया था, मतलब किसके आधार पर करने की बात कही। तो इन्होंने बोला जो बंगाल क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रशासन अच्छे तरह से चल नहीं पाता है, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ये आपका ऑफिशियल डेटा बताता है। नेक्स्ट, जैसे ही 20 जुलाई 1905 को करजन घोषणा कर देता है तो उसके बाद अगस्त के अंदर बंगाल में क्या होता है, टाउन हॉल था एक, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की क्या की जाती है, स्टार्टिंग कर दी जाती है। तो आपसे पूछे टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। इसमें था क्या, अपने ही देश की चीज़ों को यूज करना था। अब देखो दो चीज़ें क्या हैं, 20 जुलाई आपको एक डेट याद रखनी है जैसे ही 1905 की कहानी होती है, उसके बाद अगला 7 अगस्त का डेट याद रखोगे, और उसके बाद आपको याद रखनी है 16 अक्टूबर। 20 जुलाई को क्या हुआ, करजन घोषणा कर देता है मैं बंगाल का विभाजन करने वाला हूँ। 7 अगस्त को इसकी घोषणा का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और स्वदेशी आंदोलन चला लेते हैं, और उसके बाद 16 अक्टूबर को जो घोषणा करजन ने की थी इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया या प्रभावी कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, अगर आपका आंसर पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। दोनों अलग डेट हैं, 20 जुलाई को घोषणा में आंसर देना है, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभाव में आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस व्यक्ति ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस के बारे में ये जो कथन था ये बोला गया था डफरिन के द्वारा। हुआ क्या था गाइस, देखो 1885 के अंदर जब A.O. ह्यूम और अन्य लोग जाते हैं कि हम एक संस्था बनाना चाहते हैं जो लोगों और सरकार के बीच में क्या करेगी, संवाद को स्थापित करेगी। तो डफरिन देखता है कुछ चुनिंदे लोग इसमें आए हुए हैं और ख़ुद एक अंग्रेज भी इसके अंदर शामिल है, तो क्यों ना मैं परमिशन दे दूं। और उस समय उसका एक कथन आता है क्या, कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ही वो आपका व्यक्ति है अंग्रेज़ों में जिसके टाइम पर कांग्रेस की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति का कथन है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बातें क्या घटित हो रही थी गाइस, देखो जैसे ही 1905 का टाइम आता है, 1905 में ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी कांग्रेस के एक गरम दल में और दूसरी हो गई थी किसके बीच में, नरम दल में। नरम दल वाले नेता कहते थे अगर हमें सरकार से कोई भी बात अपनानी है तो हमें लेटरबाजी करनी चाहिए, मतलब पत्र लिखो, सरकार को भेजो, उसके जवाब का वेट करो, और अगर वो नहीं करती है तो फिर से उन्हें पत्र भेजो। लेकिन दूसरे थे गरम दल के नेता। गरम दल के नेता क्या बोलते थे, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मान रही है तो आप धरने पर बैठो, आप प्रदर्शन करो, सरकार का विरोध करो, काम पर जाना छोड़ दो। अगर अंग्रेज़ों के ऑफिस में नहीं जाओगे तो उन्हें हमारी मांगें क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। ये था गरम दल वालों का। तो इसी बीच में इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। करजन उस समय वाइसराय है आपका, गवर्नर जनरल लॉर्ड है, तो वो क्या कर देता है आपका, उसके द्वारा ये वर्ड बोला जाता है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है, तो अब ये अपने पतन की ओर क्या हो रही है, लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो आंसर है लॉर्ड करजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसका कथन है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो कांग्रेस को टीबी रोग के बारे में या कांग्रेस क्षय रोग से मर जाएगी, ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा गया था किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा। अच्छा, आपने सुना होगा लाल, उसके बाद बाल और एक थे पाल, ये तीन नेता तो थे ही, एक अरविंद घोष जो थे ये चौथे नेता थे जो कि किससे संबंधित थे, नरम दल से संबंधित थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देता है निम्न में से कौन सा व्यक्ति गरम दल से संबंधित नहीं था, तो ये चार थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो कांग्रेस के लोगों को पदों का भूखा राजनीतिज्ञ किसने बताया था पूछेगा, तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ लिखा था, सन्यासी विद्रोह का इसमें क्या किया गया है, जिक्र। और जो वंदे मातरम गीत है, ये वंदे मातरम गीत के रचयिता भी कौन है गाइज, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट पॉइंट है,
स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्र में प्रस्तुत किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले संजीवनी एक पत्र आता था, और ये पत्र 1905 में किसने निकाला था? कृष्ण कुमार मित्र ने निकाला था। अभी हम कृष्ण कुमार मित्र के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता सेनानी में भी इनका नाम आएगा। तो आपको पहला क्या रखना है, स्वदेशी आंदोलन किस पत्र ने छापा था या इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका आंसर होगा संजीवनी। संजीवनी पत्र के संपादक कौन थे उस समय, किसने निकाला था 1905 में? ये कृष्ण कुमार मित्र जी ने निकाला था। अगला, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया? देखो, स्वदेशी आंदोलन ये उत्तर भारत की बात चल रही है। इसी समय जैसे ही दक्षिण भारत में पता चलता है एक आंदोलन स्टार्ट हो चुका है आपका, और उसका नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है। तो वंदे आंदोलन भी कब आया था? वंदे मातरम आंदोलन 1905 में। किसके समकक्ष था? स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम, दक्षिण भारत में इसे बोला गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई? तो स्वराज की मांग की बात चल रही है। देखो, स्वराज के पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कब की गई या फिर इसको कब आईएनसी ने प्रस्ताव पारित किया, वो अलग क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपसे सिंपल ये पूछा गया है स्वराज शब्द सबसे पहले बोला कौन से अधिवेशन में गया था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। और कौन सा? दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे उस समय, ये आपको याद रखना है। 1905 का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा हुई थी। ये होगा आपका कब? 1907। ये ना 1906 का अधिवेशन होगा। कलकत्ता का दादा भाई नेरोजी का 1906 का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपका सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप कांग्रेस की फूट पड़ने का टाइम आने वाला है। बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक किस जेल में डाला गया? देखो, हमने देखा था 1907 में हो जाएगा। रास बिहारी बोस जो थे उनको क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद यहीं पर आपकी फूट पड़ जाती है किस किस के बीच में? नरम दल और गरम दल के बीच में। तो नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे पूछेगा? 1907 के अंदर दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ही अलग होते हैं तो 1908 से 1914, 1908 में जेल में डाल दिया जाएगा किसको? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। और कौन सी जेल में पूछे? वर्मा के अंदर जेल थी, नाम क्या था? मॉडले जेल के अंदर इन्हें डाला गया। दूसरे अन्य जो क्रांतिकारी हैं वो भी आपके क्या होते हैं? कुछ समय के लिए चले जाएंगे बाहर। पुणे के चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण ने किन प्लेग अधिकारियों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस टाइम पीरियड पर क्या हो गया था गाइज? प्लेग जो रोग था वो काफ़ी फैला हुआ था। प्लेग रोग के कारण भारत की काफ़ी जनसंख्या जो थी वो डेथ हो चुकी थी, मर चुकी थी। तो इसका कारण चापेकर बंधु मानते थे प्लेग अधिकारियों को। उनके अनुसार बोला गया कि अगर ये प्लेग अधिकारी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे देते, दवाएं अच्छे टाइम पर दे देते, तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो इसीलिए दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जो हैं वो प्लेग अधिकारियों की हत्या करने का प्रयास कर देंगे। और नाम क्या था? रेड और एरेस्ट। ठीक है, रेड और एरेस्ट प्लेग अधिकारी हैं जिनको दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने क्या किया था? मारा था। नेक्स्ट है आपका, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद जिनकी जयंती मनाई जाती है कब? जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 1893 में ये कहाँ चले जाते हैं? शिकागो चले जाते हैं। और मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों, ये इनका पहला वक्तव्य था जिससे सभी अमेरिकी जो हैं वो क्या बजाने लग जाते हैं? ताली बजाने लग जाते हैं। हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे किस भारतीय को तूफ़ानी हिंदू की संज्ञा दी गई है? तो किसको बोला गया है? स्वामी विवेकानंद को। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था और भारत की संस्कृति के बारे में पूरे विश्व को बताया था। 1893 और क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, एक तो शिकागो सम्मेलन हो गया स्वामी विवेकानंद का। दूसरा आपको याद रखना है, अरविंद घोष की एक रचना आई थी और इसका नाम था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड।
क्वेश्चन पूछता है न्यू लैंप फॉर ओल्ड किस इतिहासकार की या किस क्रांतिकारी की रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष की रचना है, 1893 में निकाली। 1893 में ही एक महिला का आगमन हो जाता है भारत के अंदर और इनका नाम था एनी बेसेंट। क्वेश्चन पूछे एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? तो एनी बेसेंट भारत भी कब आई थी? 16 नवंबर 1893 को ये भारत आ जाती हैं। अब इनकी आगे की क्रांतिकारी गतिविधियां इंडिया के अंदर चलेंगी। नेक्स्ट है 1893 में महात्मा गांधी किस व्यक्ति के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए? तो चौथी घटना 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इंग्लैंड गए हुए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, वो जब वापस भारत आते हैं तो एक सेठ था अब्दुल्ला सेठ। इस अब्दुल्ला सेठ के व्यापारी थे, इसका कोई केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो उस केस को लड़ने के लिए ये अपने खर्च पर महात्मा गांधी को वहाँ भेजते हैं कि जाओ आप मेरा केस लड़ करके आओ। तो 1893 से 1915 तक की जो कहानी अब गांधी जी की रहेगी वो कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा किसने फैलाई थी? बंगाल के अंदर सबसे पहले क्रांतिकारी भावना फैलाई वारिंद्र कुमार घोष और दूसरे व्यक्ति कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। देखो नाम बंगाल का आया है लेकिन क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ घटित हुई थी, तो तब आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मुंबई के अंदर सबसे पहले क्रांतिकारी क्या घटित हुई थी? घटनाएं घटित हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगले पर आ जाते हैं। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका तथा युगांतर नामक पुस्तिका या पत्र किसने निकाला था? तो भवानी और युगांतर ये जो समाचार पत्र हैं ये निकाले गए थे वारेंद्र कुमार घोष जी के द्वारा, जो कि बंगाल के अंदर क्रांतिकारी घटनाएं चला रहे थे। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? देखो अनुशीलन समिति भी आपकी क्या थी गाइज? एक क्रांतिकारियों का संगठन ही था। जैसे आपका ये क्रांतिकारी संगठन था, मैं अभी हम पढ़ेंगे बंगाल के अंदर अलग संगठन बनेगा, महाराष्ट्र के अंदर अलग संगठन बनेगा। तो ऐसे ही कलकत्ता बंगाल में एक समिति बनाई गई जिसे बोला गया अनुशीलन समिति, और ये किससे संबंधित थी? पी मित्रा जी से संबंधित थी। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने रूस में बम बनाना सीखा था? तो क्रांतिकारी हैं, उनको हमले करने हैं अंग्रेज़ों के ऊपर, तो बम बनाने के लिए रशिया भेज दिया जाता है अनुशीलन समिति के द्वारा। किसको? हेमचंद्र दास कानूनगो। क्वेश्चन क्या बनेगा? हेमचंद्र दास कानूनगो का संबंध किस संगठन से था? तो आप बोलोगे अनुशीलन समिति से था। उसके बाद रूस कौन गया था बम बनाने पूछेगा, तो बम बनाना सीखने के लिए हेमचंद्र दास गए थे जो कानूनगो थे। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो देखो महाराष्ट्र के अंदर एक संस्था बन जाएगी जिसका नाम था अभिनव भारत। जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति, ऐसे ही क्रांतिकारियों का एक संगठन बनेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये चलाया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 के अंदर। नाम पूछेगा तो क्या है? अभिनव भारत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अभिनव भारत संगठन का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? तो देखो रशिया भेज दिया था हेमचंद्र दास कानूनगो को। ऐसे ही पीएन बापट जो थे ये आपके किससे जुड़े थे? अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़े थे। और ये क्या कर देते हैं गाइज, आपका पीएन बापट जो हैं वो चले जाते हैं कहाँ? बम बनाना सीखने के लिए पेरिस। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग संगठन से जुड़े हैं, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्र किस भाषा में निकाला था? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? केसरी पत्र किसने निकाला? तो ये निकाला था बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से छपता था? महाराष्ट्र से। किस भाषा में? मराठी में आपका छपता था। दूसरा एक पत्र इन्हीं का है, मराठा पत्र था। मराठा पत्र की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो ये अपोजिट थे दोनों। मराठा इंग्लिश में और केसरी निकलता था मराठी में। बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई के अंदर शिवाजी उत्सव और यहीं पर गणेश महोत्सव जो मनाने की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने स्टार्टिंग किया था पूछे? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है किस व्यक्ति ने 1893 में
गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था? तो 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव। आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। किस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो राइटर वैलेंटाइन सिरोल जो है, इसके द्वारा भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक। अगर संगठनों का नाम पूछेगा तो आईएनसी को कहा गया है। संगठन है ऑप्शन में तो आईएनसी करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। व्यक्ति पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? तो फादर ऑफ क्रांतिकारी पूछे अगर आपसे, क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग जो बना था गाइज ढाका के अंदर 1906 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किस संस्था ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी जितने संगठन बने थे वो आपका क्या करते हैं? मना करते हैं कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी इसने बोला था बंगाल का विभाजन होना क्या है? सही बात है। अगला प्रश्न है, किसने 22 अगस्त 1960 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारतीय झंडा फहराया था? तो विदेश से बाहर पहली बार झंडा फहराने की बात आई थी और ये व्यक्ति थे कौन थी ये? भिकाजी रुस्तम कामा। भिकाजी रुस्तम कामा ने 1960 में कहाँ पर झंडा फहराया था? जर्मनी में भारतीय झंडे को फहराया था। 1 जुलाई 1909 को किस व्यक्ति ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा के लिए, और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या दे दिया जाता है? मृत्युदंड। देखो 1 जुलाई 1909 को हत्या करते हैं और डायरेक्टली अगले महीने ही सीधे उनको क्या होती है? मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है। इतने तेज आपके फैसले होते थे ब्रिटिश इंडिया में। आज के टाइम अगर आप देखोगे तो सालों पड़ जाएंगे लेकिन सज़ा नहीं होती। अगला है, किस अंग्रेज वायसराय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन दिल्ली में करवाया? तो दिल्ली दरबार जो है वो कब लगा था? 1911 में। दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं की गई थी और ये घोषणाएं आपकी क्या हैं? बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। पहला पॉइंट, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक क्या बनाया गया? प्रांत बनाया गया। तीसरा था बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें क्या किया गया था? उड़ीसा को शामिल किया गया। तो ये 3 प्रमुख घोषणाएं थी। उसके अलावा चौथी क्या थी? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने की बात की गई, लेकिन बदली कब गई पूछेगा तो ये बदली कब गई थी? 1912 के अंदर बदली गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर किस भारतीय क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो हॉर्डिंग पर आपका बम फेंका गया था गाइज किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। कब? 23 दिसंबर 1912 को। इसी के बाद इनकी क्या हो जाती है गाइज? गिरफ्तारी हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति थे देखो कौन कौन थे? मास्टर अमीचंद थे, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, हनुमंत सहाय और बलराज। तो ये नाम आप एक बार देख लोगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ देता है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड में सम्मिलित नहीं था? नेक्स्ट, लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड में कौन सा भारतीय व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था? तो उसके बाद क्या होता है, जो दीनानाथ नाम के व्यक्ति थे ये सरकार से मिल जाते हैं, गवाही दे देते हैं कि इन इन लोगों ने क्या किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। तो सरकारी गवाह कौन बन गया था पूछे तो दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गए थे। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो आप बोलोगे सैन फ्रांसिस्को में हुई। किस व्यक्ति ने की थी पूछे? लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? डेट पूछेगा तो आंसर आएगा 1 नवंबर 1913 को की गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
इसी आपके जो सोहन सिंह भाकना जी ने, लाला हरदयाल जी ने स्थापना की है आपकी किसकी, गदर पार्टी की। इसके पहले अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाकना थे, पहले मंत्री पूछे तो लाला हरदयाल थे, और पहले कोषाध्यक्ष पूछा जाएगा तो काशीराम जी को इसका पहला क्या बनाया गया था, कोषाध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेजी पत्र के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो मतलब ये पत्र जो निकलता था ना, इसकी पहली हेडिंग ही यही होती थी, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो ये पत्र था गदर पत्र। इसको 1913 में ही किस संगठन ने निकाला था, गदर संगठन ने निकाला था, जो 1 नवंबर 1913 को स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अब इस गदर पत्र से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं देखो, पहले ये उर्दू में छपता था, गदर पत्र पहले उर्दू में छपता था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में क्या होने लगा, छपने लगा। मतलब पंजाबी जो लिपि है आपकी पंजाबी की, वो क्या है, गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है, कोमागाता मारू जापानी जहाज को 1914 में किसने किराए पर लिया था। तो हुआ क्या गाइस, देखो कोमागाता मारू क्या था, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये एक जापानी जहाज़ था। 1914 में गुरुदत्त सिंह जो जी थे, इनके द्वारा इस जहाज़ को क्या कर दिया जाता है, अपने पास ले लिया जाता है, मतलब किराए में ले लिया जाता है। इस जहाज़ में 351 यात्री थे, जो 26 सितंबर को हुगली के बलबज नामक बंदरगाह पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। इस संघर्ष में 18 यात्री मार दिए गए तथा 25 यात्री क्या हो गए, घायल हो गए। अब हुआ क्या था, इस समय कनाडा सरकार जो थी, पूरी कहानी में बताऊं आपको, कनाडा में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी भारतीय जहाज आता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, जो कैनेडियन न्यायालय था उसके द्वारा बोल दिया जाता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मामला केस में कोर्ट में चल रहा था। तो यहाँ भारत से एक जहाज़ जाता है कोमागाता मारू। जैसे ही ये तट पर पहुँचता है तो कनाडा की सरकार मना कर देती है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया है, तो हम इसको नहीं उतरने देंगे। तो ये जहाज़ वापस भेज दिया जाता है, और जब ये वापस आता है तो यहाँ हुगली में पहुँचेगा। यहीं पर संघर्ष होगा अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच, इसमें इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। जैसे ही आपके गांधी जी आते हैं इंडिया में, उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेकर के कब तक, 1918 का। तो गांधी जी थे, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये हम पर राज कर रहे हैं अंग्रेज़, लेकिन अभी ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो भारतीयों से कहते हैं कि आप फौज में भर्ती हो जाओ। इसीलिए इनको क्या, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। अगर पूछे भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को कहते हैं। इसी दौरान जो अंग्रेजी सरकार है वो इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दे देगी। आंसर हो जाएगा 1915। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। तो कौन सी थी, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर संयुक्त समिति बनाई जिसमें दोनों एक हो गए जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1916 का अधिवेशन। और ये हुआ कहाँ पर था पूछे, तो लखनऊ के अंदर हुआ था आपका ये अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी क्या हो गए थे, एक हो गए। तो 1916 क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आईएनसी, मुस्लिम लीग दोनों एक होंगे। साथ ही आईएनसी में जो फूट पड़ गई थी नरम दल की और गरम दल की, वो भी क्या हो जाते हैं, अब मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 को किसने स्वशासन प्राप्ति हेतु पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग कहाँ की बात चल रही है, पूना की। पूना में होम रूल लीग बनाई बाल गंगाधर तिलक ने, यह 28 अप्रैल 1916। दूसरी थी मद्रास के अंदर सितंबर 1916 में। तो ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी एनी बेसेंट ने। तो दोनों याद रखने हैं आपको, पूना की बात कर रहा है पर्टिकुलर, तब आप बोलना कौन सा हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर बेसेंट की बात करेगा तो वो हो जाएगी सितंबर 1916। होम रूल लीग का सचिव किसे चुना था, एनी बेसेंट ने, पूछेगा जॉर्ज अरुंडेल को चुना गया था। जबकि अगर वहीं हम बात करें 20 अगस्त 1917, इससे बी को एन, ठीक है, एनी बेसेंट ने क्या किया था गाइज, 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। ये भी याद रखना है,
होम रूल लीग को कब समाप्त किया गया या एनी बेसेंट ने कब समाप्त किया, तो ये किया था 1917 में। किस भारतीय को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, तो मैंने बता दिया महात्मा गांधी को, क्योंकि इन्होंने युद्ध के समय सेना में भर्ती करवाया था। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो ये की थी 1916 में, कि पहला आश्रम था इनका। हालांकि इससे पहले ये फिनिक्स आश्रम बना चुके थे, सबसे पहला आश्रम था जो बनाया था इन्होंने, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं गाइज। बिहार के किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, तो चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो है ये अंग्रेज अधिकारी एमन थे एक, उस समय क्या था, जो बिहार वाला इलाका था वहाँ पर एमन एक अधिकारी थे, और ये लगातार एमन से लड़ते रहते थे कि भैया तुम यहाँ पर गलत काम कर रहे हो। इसीलिए इस एमन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने इन राजकुमार शुक्ला को चंपारण का अकेला क्या कहा है, मर्द कहा है। तो चंपारण का अकेला मर्द किसको कहा गया है, राजकुमार शुक्ल को। जब शुक्ल जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके श्राद्ध कर्म के लिए ये एमन नाम का अंग्रेज अधिकारी 300 रुपये क्या करता है, दे देता है। तो ये थी हमारी आज के 50 क्वेश्चन। अभी इसमें बचे हुए हैं गाइज 100 से 150 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में लेंगे टोटल, जो कि 50-50 क्वेश्चन के पार्ट में आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी PDF गाइज आपको ऐप में मिल जाएगी। आप अगर डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाइएगा प्रतियोगिता, वैसे इसके कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा मैं। प्रतियोगिता में आप जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ ऐप्स या कुछ PDF जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं, और अगर आप पूरा कोर्स परचेस कर रहे हो तो अभी 199 इसका है, ठीक है, 199 ये चलेगा नवरात्रि तक। नवरात्रि तक प्राइस आपका 199 रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद उत्तराखंड, हिंदी, ये सभी के क्लास नोट्स की PDF ये मिल जाएंगी। साथ ही आपको वीडियो क्या मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।